बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज HD पर। और आज तारीख है जनाब 26 सितंबर 2022 और 26 सितंबर 2022 को शाहजेब, वैसे तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसा रहा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा आपका वीकेंड? अच्छा रहा, तकरीबन अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो साथ खैर आफियत के गुजरा। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं ऑब्वियसली जो ओवर द वीकेंड हुई। 26 सितंबर को दुनिया में कई जगहों पर पैनकेक डे भी मनाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आज अपनी फैमिली के साथ सुबह में जाने से पहले दफातर में अपनी बेगमात या अपने शोहरों या सास ससुर या अम्मा अब्बा के साथ पैनकेक जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम को मिस ना कीजिए क्योंकि आज शुरू कर रहे प्रोग्राम हम सियासी गर्मा गर्मी के साथ जो ओवर द वीकेंड बहुत नजर आई। बिल्कुल, और मुल्क की सियासत में काफ़ी तब्दीलियां हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। पता ये चला है कि मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि इसके साथ साथ इसाक डार वज़ीर ख़जाना नामजद भी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है। और हमने ये भी देखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं और उन्हें इस्तीफ़ा जो है वो नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब उनको पेश किया और 4 माह में भरपूर सलाहियत से काम किया। उनका कहना था पार्टी और मुल्क के साथ वफादारी भी मैंने निभाई। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी निभाने और साथ निभाने पर उनको सराहा। साबिक वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और नामजद वजीर खजाना इसाक डार वजीर आजम के साथ ही पाकिस्तान आएंगे, वो भी नवाज शरीफ साहब की जोर देने पर। बिल्कुल, और दूसरे रोज में मैं देखा कि वजीर आजम और साबिक वजीर आजम यानी कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात जो है वो जारी रही और बड़ी अहम मुलाकातें हुई। कुछ मुल्क की सियासत पर भी गौर किया गया, सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इसके साथ साथ इसाक डार पहले सेनेट रुकनीत का और फिर मंगल को बतौर वजीर खजाना हल्फ उठाएंगे। और आपको ये बताएं कि इसाक डार ने पाकिस्तान वापसी के लिए बुध की फ्लाइट पर बुकिंग करा रखी थी, लेकिन अब वो वजीर आजम के साथ ही जो है उन्हीं के तैयारे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये फैसला कर लिया गया है। काफी चेंजेस हुई हैं ओवर द वीकेंड हमारी सियासी माहौल में भी और वजारतों में भी। और एक बहुत अहम वजारत है शाहजेब जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान खासतौर पर अभी जब इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं तो ये वजारत बहुत अहम है। और ऐसे में सवालात भी उठते हैं कि ये जो इतनी बड़ी तब्दीली हुई है इसमें इत्तेहादियों का क्या, उनकी मुशावरत के साथ ये तब्दीली की गई है, उनसे बातचीत की गई थी, उसके बाद ये फैसला किया गया है? क्योंकि जो कायद हैं नून लीग के उन्होंने ये फैसला किया है, तो मेरे ख्याल में ऐसा होना तो चाहिए कि जो उनके इत्तेहादियों की मुशावरत की गई उनसे। और साथ साथ जो हमने ऑडियो लीक्स की भी ऑब्वियसली देखी खबरें, वो भी सामने आई, उसमें भी बात करते हुए जो है इसी हवाले से भी हुई जा रही थी। लेकिन अब वो वाली बात है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या उनका आपस में मशवरा हुआ था? क्या उन लोगों से डिस्कशन किया गया था? क्यों ना हम बात कर लेते हैं। हमने ज्वाइन किया है इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फैसल साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा काइंडली कि वजीर खजाना नए आ रहे हैं और आने वाले हैं, लेकिन क्या आपकी इत्तेहादी जमात ने इस मामले पर मुशावरत की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल वजीर खजाना जो है वो नए आ रहे हैं और ये PMLN का प्रोगेटिव है। उनके कोटे में वजीर खजाना पहले उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को बनाया, अब वो इसाक डार साहब को बनाना चाहते हैं। और वो जिसको भी बनाना चाहते हैं ये उनकी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब का प्रोगेटिव है कि अपनी टीम में वो किसको किधर फिट करना चाहते हैं, किधर खिलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो जिसको जिस मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए उनका अपना प्रोगेटिव है। लेकिन इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया इस बात पर? लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? और दूसरी बात यह है कि वो मैंने यही कहा ना कि वो उनका अपना कोटा है, मुस्लिम लीग के अपने मेंबर्स हैं, मुस्लिम लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको कहाँ पर करना है। ये फैसला किसी और जमात नहीं करना कि कौन सा मेंबर कहाँ पे वजीर होगा, कौन सा नहीं होगा। कल पीपल्स पार्टी के अगर वज़रा थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ही नाम दिए थे कि मेरे ये वज़रा हल्फ लेंगे और ये महकमे इत्तफाक को मिलेगा। इसमें किसी और इत्यादि जमात से हमने मशावरत नहीं की कि हम अपने किस वजीर को कौन सा महकमा दें। अच्छा फैसल साहब, जिस तरीके से अब इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, अभी पता चला हमें वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी जो है वो वापसी होगी मुल्क में, तो क्या राहें हमवार हो रही हैं नवाज शरीफ साहब के लिए भी वापसी की? देखें, ये केस टू केस है, ज़रूरी नहीं है कि हर केस एक ही तरह का हो। और इसाक डार साहब आ रहे हैं, वो पहले अपना लीगल प्रोसेस को पूरा करेंगे, कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद उन्हें हेल्प लेने एज ए मेंबर ऑफ सेनेट, उसके बाद वो कैबिनेट में आ सकते हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का केस है, वो भी अगर आना चाहें तो किसी ने रोका नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा अगर ज़ाती मशवरा अगर मैं होता PMLN में, तो मैं उनको मशवरा था कि वो कब के, जब से हुकूमत है, उनको कब के आ चुके होते। उनको आ जाना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए,
मुश्किल वक्त पार्टियों पे आते रहते हैं, मुश्किल जो है लीडरान पे भी आते रहते हैं, इसको फेस करना चाहिए। उसको फेस करना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स का मामला इस वक्त मुल्क में जो है वो हर तरफ नजर आ रहा है। आपकी जमात हुकूमत का हिस्सा है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें, ये ऑडियो लीक्स आज नहीं है, इससे पहले भी कई आई हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब की और मलिक रियाज साहब की आई, फिर जो है वो इमरान खान साहब की जो है वाइफ की, और ऐसे 2-4 और वीडियो लीक्स भी आई। अब जो ऑडियो लीक्स आई, अब जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की आई। पहली बात तो है कि इसकी ऑथेंटिकेशन का पता चलना है कि वो कितनी ऑथेंटिक है। उसके बाद अगर है भी सही, हम इस मफरूजे पे बात करेंगे, है भी सही, क्या हम आज़ाद शहरी हैं इस मुल्क के? जिस मुल्क का क्या जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ ना हो और उसकी ये सिचुएशन हो, तो आम शहरी कितना सेफ है? फिर आप एक एटमी मुल्क हैं, आप अपने दुश्मनों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो आपके उनको आप, और मतलब है कि आप एक ग्राउंड दे रहे हैं कि वो हमारे ऊपर बात कर सकें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट कहें, जो भी कहें, वो भी सेफ नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब है कि इस आज़ाद मुल्क में हम कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद शहरी हैं, उसका एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आज़ाद ममलिकत है, तो उसका तो सबको पता चल रहा है कि जहाँ पर वज़ीर आज़म के हाउस की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तो फिर पता नहीं और क्या हो सकता है इस मुल्क में। अभी कल की जो बात करें फैसल साहब, कल इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई ने भी बोला कि मैं अब राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लानिंग कर रहा हूं। बड़ा वो बरस रहे हैं इस वक्त हुकूमत के ऊपर। क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत मुश्किल में है या उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस तरह की जो है वो तकारीर अगर होती हैं तो? नहीं, वो करते रहे हैं। देखें, जब से ये हुकूमत आई है, सुल्तान रही के डायलॉग बोल रहे हैं इमरान खान साहब, अमली जो है इक़दाम कोई भी नहीं है। वो जैसे अगर एक वो हम सुनते थे एक ज़माने में कि जी वो एक कहावत होती है, जो भी कहें कि एक शख्स उसको एक थप्पड़ मारो, उससे दूसरा थप्पड़ मारो तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा, फिर कहते तीसरा मारो फिर मैं देखूंगा। तो अब ये हर जलसे में कहते हैं मैं अगले जलसे में आपको जो है वो डेट दूँ, कब लॉन्ग मार्च करना है, फिर कब पे लॉन्ग मार्च करना है। तो हम ये मैं खतरनाक होने जा रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या होने जा रहा हूँ। तो कर लें जो आपने करना है। आप अपोजिशन में, आपकी जमहूरी हक है, आप एहतजाज करते हैं, आप लॉन्ग मार्च करते हैं, आप जलसा करते हैं। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेते हैं तो आप पुरअमन एहतजाज करते हैं, आपकी जमहूरी हक है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कानून एक्शन में आएगा। तो ये डायलॉग जो है उनके हम कई हफ्तों महीनों से सुन रहे हैं। गालिबन बता रहे थे 50 के 52 मैंने जलसे कर लिए, पता नहीं क्या कोई बता, जो उनकी जो तकरीर में वो कह रहे थे 50 कर लिए, 500 कर लिए, 100 कर लिए, सिर्फ सुल्तान रही के डायलॉग हैं। प्रैक्टिकल चीज कोई चीज नहीं है। लेकिन जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 20 से 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो नतीजा खेज साबित होगा। तो आप लोग किस तरीके से निपटेंगे इस लॉन्ग मार्च के बाद? फिर देखें, आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो शेख रशीद साहब हर टीवी प्रोग्राम में कहते थे अगला हफ्ता और 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट है और 15 दिन इंपॉर्टेंट है और अगला महीना इंपॉर्टेंट है। फिर कहते थे ईद से पहले हम ईद करेंगे, और पता नहीं 4-5 ईदें से गुजर गई। तो अब वो अपने आप को मीडिया में करने के लिए डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ मिसाल तो लगाना होता है। तो अब वो पहले जब इनकी हुकूमत गई तो उस वक्त भी 15-20 दिन इंपॉर्टेंट थे और हफ्ता इंपॉर्टेंट था और महीना इंपॉर्टेंट था। अब गालिबन 4-5 महीने तो गुजर गए, तो ये 20 दिन भी देख लेते हैं। पाकिस्तान में तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, कोई ये तो नहीं है कि 20 दिन इंपॉर्टेंट अगले। और जहाँ तक दूसरा सवाल क्या था, लॉन्ग मार्च के हवाले से? जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च है। देखें, लॉन्ग मार्च बानीखेज तो देखें, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी काफ़ी लॉन्ग मार्च हुए थे। हमने भी एक लॉन्ग मार्च किया कराची से इस्लामाबाद तक, और हमने ये कहा था कि यार ये हुकूमत इस्तीफा दे या अदम एतमाद का सामना करे। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, अदम एतमाद हमने कामयाब की। हम हमेशा ये कहते थे ये जो अब देखें परवेज़ इलाही साहब जो थे वो हमारे साथ डिप्टी वज़ीर आज़म थे, बाकी इत्तेहादी जमातें जो इनके साथ पीटीआई के साथ थी वो भी हमारे साथ थे। कुछ इनके आज बड़े तर्जुमान जो बड़े जो है बढ़ के मार रहे हैं इनके साथ हैं, वो मुशर्रफ के लिए भी ऐसी बढ़ के मार रहे थे, हमारे लिए भी मारते थे और बाकी जमातों को भी मारते हैं, और पता नहीं कल किसके लिए करेंगे। तो लिहाजा ये है कि लॉन्ग मार्च बिल्कुल आए, पूरा मन करें। लेकिन अगर कहें कि हम भी तो 4 साल कह रहे थे आप इलेक्शन कराएं, हम इस असम्बली को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, आप सिलेक्टेड हैं, क्या इमरान खान इलेक्शन कराएं? कोई डेट दी? नहीं दी। तो अब क्या तो कर सकते हैं, ये हुकूमत देगी? तो हमने तो डेट दी हुई है, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा।
तैयारी करें। उन्होंने तैयारी शुरू की हुई है अभी तो, मतलब जलसे रोजाना की 2-3 दिन बाद हर दूसरे दिन उनका जलसा होता है, तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो जो टाइम पे, जो हम तो कहते हैं पार्लियामेंट टाइम पूरा करें। आप मुझे बताएं कि जो शख्स ये कहे इस वक्त कि मैं इस हुकूमत के साथ, इन लोगों के साथ जिनके साथ मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता था, बैठना नहीं चाहता था, सिर्फ इलेक्शन की तारीख के लिए बैठता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो आज इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिसके पास 2 टाइम खुराक नहीं है, जो सर्दी आने वाली है, उनका जो है वो जिंदगी खतरे में है, उसके लिए बैठने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खुदा न खासा कहीं मैं ऐसा जो है वो हुकूमत बना लेगा। तो अपनी जाती अना के लिए, अपनी जात के लिए वो हर किसी के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए, गरीब अवाम के लिए किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, कल फैसल साहब बड़ी अहम मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान, और उसमें जाहिर है ऑब्वियसली ये वाली जो वजीर खजाना वाला तो मुद्दा हमारे सामने आ ही गया। कुछ और अहम मौजू पे कोई और एजेंडा जिस पर बात हुई हो, कुछ और शेयर कर सकते हैं? देखें, जब डेफिनेटली 2 पार्टी लीडर मिलते हैं या पार्टी की लीडरशिप मिलती है तो पॉलिटिक्स की डिस्कशन होती है। जो शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जाते हुए भी मिले नवाज शरीफ साहब को, वापसी भी उनकी मुलाकात हुई। लोगों को बहुत एतराज़ होता है कि जी क्यों मिलते हैं, क्या है, PTI ने बड़े एतराज़ किया। देखें, आप उनको अच्छा समझे या बुरा समझे, इस वक्त नवाज शरीफ PMLN के रहनुमा है, लीडर हैं। इसी तरह इमरान अगर बुरा है, ठीक है, गलत है, जो कुछ भी है, वो PTI वाले उसको, उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको लीडर मानते हैं। तो डेफिनेटली आप उनमें मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कशन हुई होगी, और बहुत सी चीज़ें ये कह रही है कि जी नई अपॉइंटमेंट जो आ रही है आर्मी चीफ की, उस पर भी डिस्कशन होगी। प्राइम मिनिस्टर देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोविटिव है कि वो हर के साथ मशवरा करता है, लेकिन कर सकता है, लेकिन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोविटिव है। डिफेंस सेक्रेटरी उनको 3 नाम भेजेंगे, उनमें से एक नाम पे उन्होंने एक शख्स को जो है वो आर्मी चीफ बनाना है। उसके अलावा अगर उन 3 में भी कोई ऐसा बात हो तो 2 और नाम भी मंगा सकते हैं। लेकिन अब और लोग अगर कहें, अब इमरान कहे कि मुझसे मशावरत के बगैर मैं चीफ नहीं बन सकता, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है पूछने की। अब कल परसों जो है वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई, वो ऐवान सदर से भी आवाज़ें शुरू हो गई कि जी मैं भी रोड लेकर। भाई आपसे पूछा किसने है? आप पहले बड़े कंट्रोवर्शियल हैं जजेस के मामले में, जैसे फाइज़ा के ऊपर आपने जो गलत रेफरेंस भेजा बाकी चीज़ों में, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होता आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में। तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना छोड़ो। अच्छा फैसल साहब, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, PTI के अपने फॉलोअर्स हैं, नून लीग के अपने फॉलोअर्स हैं, पीपल्स पार्टी के अपने फॉलोअर्स हैं, और सबको ये हक है इस मुल्क में कि वो अपनी जमात को सपोर्ट करें, उनको फॉलो करें, और वो जो जैसे उनके लीडर कहते हैं वैसा करें। लेकिन जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो हुआ है, और जिस तरीके से वहां पर लोगों ने, कुछ दूसरी जमात के लोगों ने उनको घेर कर, उनके सपोर्टर्स ने, और फिर मुख्तलिफ जो है वो वहां पर कुछ बदतमीजी भी नजर आई। एक किस्म की हरासमेंट है इस तरीके से, चाहे किसी भी पार्टी की हो वो, लेकिन एक अकेली औरत को देखकर इतने लोग जो हैं वो उनको हरास करना शुरू कर दें, और मतलब बीइंग अ वुमन मुझे शायद बहुत बुरा लगा, लेकिन आप लोगों का इस पे क्या मौकफ है? देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और आप देखें कि आप एक ऐसे मुल्क में कर रहे हैं, वहाँ पर मरियम औरंगजेब या मेरा या आपका नाम किसने, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। जिस पार्टी ने अल्लाह ताला के घर को नहीं बख्शा, वहां पर लोगों से को वरगलाया और ये बात की, मतलब इससे बड़ी चीज तो नहीं है ना। मस्जिद नबवी या खाना काबा से बड़ी चीज तो हमारे लिए कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। वहां पर भी आप लोगों ने ये काम किया। अब आप मुझे बताएं कि आपने एक खातून के साथ ये काम किया, कल आपकी जो है वो जो फर्स्ट लेडी है उसको जब हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं उनको कुछ तक है, वो अनटचेबल खातून है, वो उनकी ऑडियो लीक्स भी है कुछ है। कल अगर हम उसकी ऐसी की तैसी कर दें, फिर आप बोलेंगे ये खातून के साथ ये कर रहे हैं। आप क्यों खवातीन के साथ ऐसा करना चाहते हो? अपनी खवातीन को क्यों इस सियासत में धकेलना चाहते हैं? ये देखें, ये पॉलिटिसिटी बढ़ जाएगी, फिर आप कोई भी फिर हम ओपनली जो है इस बाजारों में घूम सकेंगे। आप खाना जंग की तरफ जा रहे हैं, मेरे साथ कोई करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अगर ऐसा कोई करेगा, बिल्कुल मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों किसी चीज को देखूंगा? तो ये चीजें देखें, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि कल आपके साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी कल जा सकती है बाजार में, उसके साथ भी ये चीज हो। जब तक वो चलती रही, तो उनको इस तरीके से हरास करते रहे, बहुत ही अजीब बात है। एक हद तक करें आप, इसमें फैमिली के
बिल्कुल किसी भी फैमिली ऐसा करना या बाहर क्योंकि जाहिर बात है सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सियासत जरूर करें, फॉलो जरूर करें, लेकिन ऐसी कहीं पर भी किसी किस्म की बदतमीजी जो है वो तो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। किसी भी जमात के हो, वो किसी भी जमात से ताल्लुक हो, और किसी भी जमात को किसी भी लीडर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी दूसरे मुल्क में। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ेंगे, कुछ सेहत से मुतालिक बात करनी है। बिल्कुल, सैलाब ज़दगान की अगर हम बात करें तो सैलाब मुतासरीन सिंध में जिस तरीके से वो मुतासर हो रहे हैं, और खास तौर पर हामला खवातीन का मसला सबसे ज्यादा जो है इस वक्त संगीन होता जा रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि 6.5 लाख खवातीन हामला हैं इस वक्त, और 73,000 खवातीन के यहाँ आइंदा माह ही बच्चों की पैदाइश मतवक्को है, जबकि बेशतर खवातीन सेहत के मसाइल और खून की कमी का भी शिकार हैं। शाज़िब, बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है। साथ में नन्ही जानों की दुनिया में आने से कबल ही भूख, अफलास और बेबसी, तंगदस्ती आड़े आ चुकी है, जिस तरीके से ये केसेस हम देख रहे हैं। सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहां पर नौमौलूद की बेहतर निगहदाश्त के लिए वसाइल इंतहाई कम हैं। ऐसे में क्या वाकई ऐसा है और किन मसाइल का इस वक्त सामने, इसी पर बात करने के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस वक्त ये जो मुद्दा हमें बताया जा रहा है कि खवातीन, हमला खवातीन का एक नंबर, और जिस तरीके से जो मसाइल हैं सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तबी सहूलियात की जो फरहमी है उससे मुतालिक क्या अपडेट है कासिम साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बिल्कुल मसाइल अपनी जगह पर हैं, और हम उस पर जितना हमारे वसाइल हैं या वसाइल से बढ़कर भी जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उन सब से मिलकर हम पूरी तरीके से उन तमाम एरियाज़ में रीच आउट भी कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जैसे आपने जिक्र किया हमला ख़वातीन का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन 2-3 तरीकों से। एक तो उन एरियाज़ में जहाँ अभी तक पानी रिसीव नहीं हुआ है वहाँ पर वो जो ड्राई प्लेसेस हैं वहाँ पर इस वक्त हमारे पास पहुँचने का जो है वो एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सड़क वहाँ नहीं जाती, तो हमें बाय बोट्स या वहाँ रीच आउट करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे इससे भी बड़ा चैलेंज है वो है कि वो खवातीन या उनके जो साथ फैमिली जो उनकी रहती है, उनके मर्द हज़रात हैं, वो उस तरह से हमें उनको जो हमने प्लान ये बनाया है कि अगर इस तरह की कोई खवातीन जहाँ इस तरह की प्लेसेस पर हैं तो हम उनको जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है हम उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसको लाना चाहते हैं, ताकि हम उसकी बेहतर जो है वो इंस्टीट्यूशनल बर्थिंग भी हो सके और हम उसकी एंटीनेंटल केयर भी कर सकें, और गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी आए तो हम उसको कैटर भी कर सकें, और साथ साथ हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दे सकें, ताकि वो जो बच्चा है माँ के पेट में उसकी भी हम प्रॉपरली टेक केयर कर सकें। लेकिन अभी जो इतनी बड़ी तादाद है हमला खवातीन की, उनके लिए अभी तक क्या प्लानिंग की गई है? देखिए हमारे पास, सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे पास रफली अबाउट कोई 11,000 के लगभग हमारे पास खवातीन रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनको हमने एंटीनेंटल केयर भी दी है, और उसमें से 3,000 के लगभग ऐसी हैं जिन्होंने जिनकी बर्थिंग भी हुई है। तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन सर बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिसका नंबर हमें इसलिए एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि बहुत लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड इन सेंस में हुए हैं कि अब मिसाल के तौर पर खिप्रो या आप सांगड़ का या इवन नवाबशाह के लोग जो हैं वो जब पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा था तो डिस्प्लेस्ड होके थर के इलाकों तक चले गए थे या फिर उमरकोट तक चले गए थे। तो उस तरह से उनका जो है ना रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म बहुत टिपिकल है उसकी। और फिर जो हमारे साथ जो हमारी डिफरेंट एनजीओज या फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों ने खुद से जो जिस तरह से मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन का एक्यूमुलेटिव डेटा है, अब हम ये फिगरेटिव डेटा तो कह सकते हैं कि जी हमारे पास इतनी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है तो उसमें इतना नंबर जो है वो हो सकता है प्रेग्नेंट खवातीन का। लेकिन चूंकि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे मैकेनिज्म के अंदर आई है, जिन जिन लोगों ने कैंप्स लगाए या हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के फील्ड कैंप्स लगाए या फिर हमारे फिक्स्ड कैंप्स हैं या हमारी जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन इस वक्त रनिंग में हैं, जो हमारे पार्टनर हैं या हमारे साथ हमारे पास आया वो रफली 11,000 खवातीन का है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा इससे ज्यादा है। 11,000 अच्छा 3-4 गुना इससे ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी खवातीन आपको पता है कि हमारे सिस्टम में इस तरह के लोग हैं
जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, दे डोंट प्रेफर टू कम टू द इंस्टीट्यूशन। पहुंच भी नहीं उस पाते वजह ना से कासिम साहब। पहुंच भी नहीं पाते, बिल्कुल। और दूसरा हम सर उसके लिए हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो है, वो जो खवातीन हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ एरियाज में जो हमारा कवरेज जोन हैं, तो उनमें हम उनको साथ भेजते हैं, हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ्स को हम साथ भेजते हैं। एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमने उनको के जो ड्राई प्लेसेस पे जहाँ पर वो लोग बैठे हैं वहाँ उनको स्टेशन किया है, ताकि वो जो 1 2 4 5 दिनों के अंदर किसी की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो वो उनको टेक केयर कर सकें, क्योंकि वो खवातीन अस्पतालों की तरफ या हमारे किसी भी जो है वो क्लोज जो फील्ड या गवर्नमेंट का जो अस्पताल है, टेंट है, उसमें आना नहीं चाहते। तो इस तरह से भी हमने मैनेज किया। हम वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम किस तरह से उनको जो है वो पूरी तरीके से उनका ख्याल रख सकें। नहीं, चैलेंजेस तो कासिम साहब बहुत हैं। ऑब्वियसली हम जब आप लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि आप लोग तो फील्ड्स में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जहां अभी तो कितने इलाके हैं जहां पर अभी तक पानी ही वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आपसे। लेकिन इस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ दिनों में कुछ बच्चों की जो है वो पैदाइश मतवक्को है, तो जिस तरह अमराज जो हैं और जिस तरीके से स्किन प्रॉब्लम्स या दूसरे जो वबाई अमराज हैं वो फूट पड़े हैं, ऐसे में न्यू बॉर्न्स को किस तरीके से बचाया जा सकेगा? जी कासिम साहब। देखें, बिल्कुल ये भी एक अनदर लेवल ऑफ चैलेंज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। तो हमने जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमने उनको बच्चों के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन सपोर्ट से लेकर माँ की भी न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं, उनको भी उस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं ताकि वो कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। और प्लस उनको जितनी अब ये एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आता है वो है कि वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं। वजह ये है कि आपके पास साफ पानी नहीं, हाँ, बहुत साफ पानी जो है वो उन एरियाज में बिल्कुल नहीं है। कुकिंग जो है वो भी उसी गंदे पानी से हो रही है। अब जाहिर है हमने अभी भी ये इसके अलावा जैसे हमने कल भी कोऑर्डिनेशन में, कल संडे भी था, लेकिन हमने कल भी जो है वो एक हमारे इरिगेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है कि हमें किस तरह से जो है ना अब उन एरियाज में हम फ्रेश वाटर सोर्सेज को इंश्योर करें जो हमारे कैनाल्स में पानी अनामल जाता है, ताकि हम थोड़ा उनकी हाइजीन भी मेंटेन हो सके, कपड़े धो भी सकें, वॉश भी कर सकें, खुद को भी। अब जाहिर है ये पानी अगर साफ पानी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट उनकी जो बेसिक्स हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर उनको पानी मैसर होगा तभी आगे हम फिर मेडिकल सर्विसेज की बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, अगर फ्रेश पानी होगा ना सर, हमारे पास जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा नंबर कम होगा, हमारे पास गैस्ट्रो के जो केसेस आ रहे हैं कम हो जाएंगे, वो नंबर हमारे पास कम होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं। अब जाहिर अच्छा उसमें जो इरिगेशन के साथ जो चैलेंज आ रहा है वो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो उन कैनाल के अलावा कोई सोर्स नहीं है पानी को ड्रेन आउट करने का, तो जो बिल्कुल क्लॉग्ड एरियाज हैं, लाइक आपका खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है या आपका नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर आपके पास अब फिर तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा खासा चैलेंज है। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम किसी तरह से हम इन लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हम किसी अच्छे बड़े शहरों तक आए ताकि हम आपकी प्रॉपर टेक केयर भी कर सकें। और ये गवर्नमेंट ने बहुत जगह पर टेंट सिटीज बनाए हैं, तो आप वहाँ सेटल हों तो हम प्रॉपरली आपको टेक केयर कर सकें। नहीं, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। कासिम साहब बहुत काम कर रहे हैं, जाहिर है इस वक्त जो है वो दुआएं अलग समेट रहे हैं, चैलेंज है, हमें एक होकर ही काम करना पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालते हैं और इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में आपको ज़रूर तकलीफ देंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सूमर साहब साथ थे प्रोग्राम में। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हुए ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह का इतना शुक्र है कि हम अपने घरों में साफ पानी पी रहे हैं। वाकई में रब ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। इसी वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। पहले जिक्र हुआ सैलाब का, सदाबददा इलाकों का, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स है वहां पर। लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम्स कुछ शहर कराची में भी हैं और हम देख रहे हैं कि डेंगू के जो वार हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ कंट्रोल के साथ जो हम अस्पतालों की सूरत हाल है उस पर भी बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कराची में डेंगू से मुतासरा 2 मरीज दम तोड़ गए। शहर कायद में रवां साल डेंगू से अमवात 33 हो गई हैं। 335 नए मरीजों के साथ मुतासरीन की तादाद 5000 के करीब हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, बताइएगा प्लीज इस वक्त मुल्क में डेंगू का जिस तरह वार तेजी से बढ़ रहा है, इस वक्त हालात है जो आप हमें अपडेट कर सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में डेंगू मच्छर ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है और रोज़ाना की बुनियादों पे 300 से 400 अफराद पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि महकमा सियाहत सिंध के अदाद-ओ-शुमार हैं। जबकि इसके अलावा अगर गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो कई गुना ज़ायद है, क्योंकि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री और अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियादों पर सैकड़ों अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं तेज़ बुखार की शिकायत के साथ, जिनको डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है। तो अगर रवां साल की बात की जाए जहाँ भाग अफराद की डेंगू से, तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 32 अफराद कराची में जहाँ भाग हुए हैं डेंगू का शिकार होकर, और एक शख्स जो है वो हैदराबाद में जहाँ भाग हुए हैं डेंगू का शिकार होकर। ज़्यादातर जो अमवात हैं वो कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हुई है। और अगर रवां माह की बात की जाए डेंगू की पॉजिटिव केसेस की तादाद की, तो रवां माह जो 4963 अफराद जो हैं डेंगू बुखार का शिकार हुए हैं। और अगर रवां साल की बात की जाए तो रवां साल के दौरान 7532 अफराद डेंगू के कंफर्म केसेस हैं। जबकि इसके अलावा जो अगर बात की जाए पूरे सूबे की, तो सूबे भर से भी रिपोर्ट हो रहे हैं बड़ी तादाद में डेंगू के केसेस, लेकिन सामने नहीं लाए जा रहे। महकमा सियाहत सिंध की जानिब से कुछ अदाद-ओ-शुमार खुफिया भी रखे जा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर दाखिले की बात की जाए तो अभी भी कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों में सैकड़ों अफराद डेंगू का शिकार होकर ज़ेर इलाज हैं, जिनको इलाज के हवाले से भी शदीद मुश्किलात का सामने। डेंगू प्लेटलेट्स मिलना मुश्किल हो रहा है और लोग अपने प्यारों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराने पर मजबूर हैं। सरकारी और निजी अस्पताल जो है तकरीबन जो है भर चुके हैं डेंगू के मरीजों से। बड़ी तादाद में लोग अभी भी अपने प्यारों को लेकर पहुंच रहे हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी बड़ी तादाद में डेंगू बुखार का शिकार होकर मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको जालियों में रखा जा रहा है। कुछ अस्पतालों में नेट ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पर जो 300 से 400 अफराद डेंगू का शिकार हो रहे हैं, ये तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इज़हार किया है और आवाम ने भी इस पर तशवीश का इज़हार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि गली मोहल्लों में स्प्रे मुहिम जारी रखी जाए। दूसरी जानब तिबी माहिरीन ने भी आवाम को भी हिदायत की कि वो अपनी मदद आपके तहत भी शाम के वक्त डेंगू मच्छर मार स्प्रे करें, मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहने, और अगर 2 से 3 रोज़ तक मुसलसल बुखार रहता है तो अपना फौरी तौर पे जो टेस्ट कराएं। अगर डेंगू पॉजिटिव होता है तो फौरी तौर पर इलाज भी कराएं। ठीक है इब्राहिम रिन, जैसे आप बता रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं, इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शो में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा जहीर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप कुछ बता सकती हैं इस हवाले से कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, हमारे पास इस वक्त कंट्रोल सूरत हाल है। जैसे लास्ट वीक में हमारे पास केसेस जो थे वो 60, 670 इस तरह आ रहे थे, बट नाउ वी आर फेसिंग द डिक्लाइन, और अभी ये बाय 50% वी आर सीइंग द डिक्लाइन इन द केसेस इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अच्छा, अभी डिक्लाइन आ रहा है सितंबर में। अल्लाह बेहतर करेगा। डेंगू जो है वो बेसिकली जी डॉक्टर साहब कुछ कह रही हैं आप? नहीं, आई एम लिसनिंग टू योर क्वेश्चन। जी तो डॉक्टर साहब इस तरीके से बढ़ रहा है, आप कह रही हैं कि नंबर नीचे आ रहा है, लेकिन जाहिर है हमें ये चैलेंज का सामना तो है ही। तो अगर हम बात करें तो सेंट्रल के अस्पतालों में किस तरीके से, या फिर जिस तरह स्प्रे की जो मुहिम है क्या वो जारी है, जरा हमसे शेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, अस्पतालों के हवाले से आपने बात की तो हमारे पास जो एलोकेटेड आप कह रहे हैं सरकारी जो हमारे पास आदाद-ओ-शुमार जो हमने मतलब आगे प्रोपगेट किए हुए हैं, दैट इज 206 बेड, मतलब 206 बेड्स, एंड स्टिल वी हैव 66 वेकेंट बेड्स। ये तो वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो हम गवर्नमेंट की तरफ से शो कर रहे हैं।
बट स्टिल सेंट्रल के अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा आप कह लें कि बेड्स वेकेंट हैं. योर सेकंड क्वेश्चन वाज? अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट द स्प्रे की जो बेसिकली मुहिम है कि उसको उसके ऊपर किस तरीके से जो है वो इकदाम हो रहे हैं. बिल्कुल, इसके यही हमारे पास पता है इस वक्त वाहिद हल है कि स्प्रे फ्यूमिगेशन और ये डीलार्वेशन, इसी के ऊपर जाना है और यही हल है, और कुछ आप कर नहीं सकते प्रिवेंशन के तौर पे. तो हमारे यहाँ तो वी हैव इंश्योर्ड कि हर गली में किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे सुबह और शाम के टाइम पर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम एरियाज़ को कवर किया जाए. हॉटस्पॉट को लोकेट कर रहे हैं कि कहीं से जहाँ प्रीवियसली कोई हिस्ट्री है कि वहाँ पे हमें ज़्यादा केसेस मिल गए, तो उन केसेस को, उन एरियाज़ को हम हॉटस्पॉट के तौर पे मार्क कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे हम फिर बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ, प्रिसाइज और कॉन्साइज प्लानिंग के साथ वहाँ पे सारे हम हिकमत अमली के साथ स्प्रे वगैरह और जो भी कोई टेस्टिंग और सैम्पलिंग वहाँ से कंडक्ट करवाते हैं. अब डॉक्टर साहब, खासतौर पर बच्चों के हवाले से भी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो मुतासर हो रही है अब डेंगू से, डेंगू का शिकार हो रही है. कुछ आप फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर सकती हैं, एटलीस्ट बता सकती हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में क्या बच्चों की तादाद ज्यादा है डेंगू पेशेंट्स में? अच्छा, बच्चों की तादाद इसलिए ज्यादा है शादेब भाई कि बच्चे सारे स्कूल गोइंग हैं. ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ओवर 24 लाख से ज्यादा, 24 लाख से ज्यादा. ये मैं कराची की बात कर रही हूँ. हमारा बच्चा स्कूल गोइंग है और स्कूल गोइंग वही टाइम है जो डेंगू का फेवरेट टाइम है, सुबह का. और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे पास सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर हाफ स्लीव्स हैं. ठीक है, तो वो हाफ स्लीव्स की वजह से वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रोन और वल्नरेबल हो जाते हैं. तो जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमारे पास हॉस्पिटल की प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी होती है कि लेबोरेटरीज भी इनफैक्ट कि वो हमें स्टैट्स नहीं दे रही हैं. जैसे इब्राहिम भाई ने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि सरकारी और गैर सरकारी, उन्होंने बड़ी अच्छी कैटेगराइजेशन की, मुझे अच्छी भी लगी कि सरकारी तौर पे जो स्टैट्स आ रहे हैं वो आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबल लैब्स हैं जो खुद हमें अपना डाटा दे रहे हैं, हमारी टीम्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्विलेंस. मगर कुछ लैब्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और वो नंबर्स हमसे मिस हो रहे हैं. ओह, अच्छा, तो इसका मतलब डॉक्टर साहिबा जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये जो नंबर्स मिस हो रहे हैं, जाहिर है ये नंबर्स भी जाहिर है काउंट होने चाहिए थे. लेकिन अब इस वक्त आप ये बताइए, बीइंग एन एक्सपर्ट, एक आम आदमी आपको सुन रहा है, एक आम आदमी अपने आप को, अवाम खुद डेंगू से किस तरह महफूज रह सकती है या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए आपकी तरफ से? जी बताइए. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम खुद क्या कर सकते हैं, वो ये है कि सुबह और शाम, फजर के वक्त और शाम मगरिब के वक्त, ये दो टाइम है जिस वक्त ये मच्छर जो है निकलता है, उस वक्त आप अपनी खिड़की दरवाजों को कोशिश करें कि बंद रखें. और अगेन मस्कीटो रिपेलेंट्स, मस्कीटो स्प्रेज जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, आप वो यूज करें. फुल कवरेज क्लोथ्स को यूज करना है. पानी अगर स्टोर करते हैं तो पानी को ढांक के रखें. वॉशरूम का अगर फ्लोर गीला है तो उसको साफ करें, क्योंकि डेंगू का मच्छर ज्यादातर साफ पानी पे आता है. साफ पानी इसको अट्रैक्ट करता है. प्लस ग्रीनरी, ये जो डार्क कलर्स हैं आपके, जो आप हम कपड़े पहनते हैं डार्क कलर्स के, ग्रीन स्पेशली, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, गार्डन्स हैं, तो ये वहाँ छुपते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वहाँ पे आप स्प्रे करवाएं, कोशिश करें. और मगरिब और फजर के वक्त ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे लश ग्रीन हो, और अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर क्लोथ्स, क्योंकि ये मस्कीटो को अट्रैक्ट करते हैं. राइट, यानी कि डॉक्टर साहब आप मगरिब के बाद भी फिर हमें एहतियाती करना चाहिए ना आउटडोर्स के लिए? डेफिनेटली, उस वक्त तो क्योंकि थ्रश तो होता ही है. मगरिब का आप कह लें कि मच्छरों का पीक टाइम होता है. उसके बाद भी वो फिर डिसोसिएट होके यहाँ वहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है, पनाह मिलती है, वो लेते हैं. और जैसे आप लाइट्स डिम करते हैं कमरे की, या फॉर दैट मैटर जो भी उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वो अपने मतलब हिडन प्लेसेस से निकल के आपको बाइट करते हैं और आपको डेंगू होता है. राइट, ठीक है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिरा ज़हीर, आपने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से. और हम देख रहे हैं डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं. डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं हम सबको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि एटलीस्ट हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना कि ऑलरेडी फ्लड विक्टिम्स जिस तरह मुतासर हुए हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है मुख्तलिफ सूबों में. ऐसे बड़े शहर कराची जैसे, जहां पर हालिया बारिशों के बाद हम देख रहे हैं डेंगू केसेस में बेहद इजाफा. इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए इंडिविजुअली भी कि अपना खुद से ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का, अपने बच्चों का, और कोशिश करें जिस तरीके से वो कह रही हैं कि ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के नॉर्मली जो यूनिफॉर्म्स हैं वो हाफ स्लीव्स हैं. और उनका जो बात उन्होंने की उसमें पूरा लॉजिक भी ये था कि आपके बच्चे जिस वक्त निकल रहे होते हैं घर से, हमारे घर में भतीजा भतीजी, भांजा भांजी वगैरह जितने भी निकल रहे होते हैं, वो सुबह का टाइम होता है, सुबह में वो एक्टिव होते हैं.
और जाहिर है आधी सुबह हो रही शाम होती को है, नॉर्मली वो खेल रहे खेल रहे हैं, होते इसलिए हैं। ज्यादा मुतासर भी बच्चे हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो प्लीज अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उनको ये सेगमेंट हमारा जरूर दिखाएं, आप सोशल मीडिया से उठा के उनको दिखाएं, नहीं तो हम अपने पेजेस पर शेयर करेंगे। इस वक्त डेंगू से सिवाय एहतियाती तदाबीर अपनाने के हम और कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा सुपर केयरफुल। अब हम चलते हैं बड़े कुछ बच्चों और- की बात करते हैं। बड़े बच्चों की भी बड़ी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। बड़े बच्चों की भी बहुत अच्छी बातें आ रही हैं सामने, लेकिन इसलिए कि जिस तरीके से केपीके में पहले हमने सेहत कार्ड के बारे में सुना था, अब केपीके में जो है वो एजुकेशन यानी तालीम कार्ड भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। वाओ। और सूबाई हुकूमत तालीम कार्ड के जरिए कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा के अखराजात बर्दाश्त करेगी, वाह। यानी कि इंटर के जितने भी तलबा तालिबात हैं उनके अखराजात बर्दाश्त करेगी गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा स्टेप है। जिस तरीके से पहले हमने सेहत कार्ड देखा था, अब ये तालीम कार्ड मुतारिफ कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंटर और BS में दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। क्या जबरदस्त बात है। इसी पर मजीद में बात करनी, थोड़ी देर बाद हमारे साथ में हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली बात कि जब भी इस तरह की खबर आती है KP की तरफ से आती है, टूरिज्म भी फिर उससे पहले- अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात है इसलिए भी कि हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ सूबे स्टेप्स लेते हैं स्कूलिंग के लिए, हाँ। प्री स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, लेकिन Right. होता क्या है कि स्कूल्स के बाद फिर तमाम वो बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ Right. कामों पे लग जाते हैं। हाँ। तो कॉलेज और आगे उनकी जो हायर एजुकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनको है। सपोर्ट इतनी बड़ी मिल जाएगी। इसे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन कामरान मंगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ये जो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया के साथ, ये क्या तालीम कार्ड का इजरा शुरू हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। तालीम कार्ड की प्रिंसिपल अप्रूवल दी जा चुकी है। वज़ीर आला साहब ने उसकी दे दी है अप्रूवल, बल्कि ये उन्हीं का एक आइडिया था कि हम अपने इंटर और BS के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। हमारे कॉलेजेस में जो बच्चे या बच्चियां पढ़ती हैं वो आपको पता है कि मुतवसत तबके या गरीब तबके से बिलोंग करती हैं, तो उनके जो जितने भी अखराजात होते हैं, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी से लेकर उनकी सिक्योरिटी फ़ंड और जो बाकी अखराजात हैं उनके, वो यूनिवर्सिटी फ़ी, यानी वो सारी चीज़ें, बोर्ड की जो फ़ीस है वो उनके ऊपर एक यकीनी तौर पर आपको पता है कि महंगाई भी है, जो मईशत की सूरत हाल है, और जो ओवरऑल कोविड आ चुका, फिर सैलाब आ गए, फिर अभी इस तरह के हालात हैं, तो इनमें पेरेंट्स के ऊपर जो एक बोझ था उसको कवर अप करने के लिए तकरीबन हमारी एस्टीमेट्स ये हैं कि 2,44,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इससे फैसिलिटेट होंगे। और ये सारे वो तकरीबन उसमें 90-95% वो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि फ़ीस ज़्यादा होती है, वो हमारे कॉलेजेस का रुख करते हैं, तो उनको हम 100% वेवर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कामरान साहब, इसकी कोई कंडीशंस रखी गई हैं? किन तालिब इल्मों को ये कार्ड दिए जाएंगे? इसमें सबसे जो बुनियादी कंडीशन है वो तो यही है कि वो अपना एडमिशन सिक्योर करें, वो मेरिट पे आ जाएं। हमारे कॉलेजेस का भी अपना एक मेरिट सिस्टम है। यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन की हमारी बहुत ज़बरदस्त आउटपुट है। तो जो बच्चा या बच्ची एडमिशन सिक्योर करेंगे उनको 100% फ़ी वेवर मिलेगी इन द शेप ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। हमारी बैंक ऑफ खैबर के साथ जो है वो MOU साइन हो चुका है। बैंक ऑफ खैबर जो है उनके थ्रू एक कार्ड के जरिए उनके बच्चों के या उनके अगर अंडर एज हैं, 18 से कम उम्र के हैं, तो उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स में वो पैसे वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, कितने कॉलेजेस में कामरान साहब ये जो है तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे? कुछ वो हमसे शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये तकरीबन 310 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं पूरे सूबे में, जिसमें बहुत ज़्यादा दूर अफ्तादा अजला भी हैं, जिनमें चतराल, कोहिस्तान, दीर, तोरगर, कोलाई पालस, DI खान, टांग, चारसदा, मर्दान, यानी पूरा सूबा जो है हमारे कॉलेजेस का एक नेटवर्क है और उनमें सारा सूबा जो है वो कवर अप हो जाएगा। और ये तकरीबन 310 कॉलेजेस हैं। अभी तक 274 थे। इस साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 35 नए कॉलेजेस फंक्शनलाइज कर दिए हैं, तो वो तकरीबन 310 कॉलेजेस में हम ये फुली यूनिवर्सल कवरेज देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको वो कवरेज मिलेगी। अच्छा, इसमें खास तौर पर कोई डिवीजन की गई है खवातीन स्टूडेंट्स के लिए, या इक्वल है बिल्कुल कि चाहे वो खवातीन हैं या मर्द हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सबको, तलबा और तालिबात को ये फ्री एजुकेशन दी जाएगी, वो कार्ड दिया जाएगा? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे जो कुछ कॉलेजेस हैं उनमें को एजुकेशन है, जैसे एबटाबाद के कॉलेजेस हैं
तो अब हमारे वहाँ पे बॉयज़ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए सेपरेट कॉलेजेस बनाएं, क्योंकि सारा मेरिट तो हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो वो सारी एडमिशन सिक्योर कर देती हैं। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, यूनिवर्सल कवरेज होगी, ये जो बच्चियां और बच्चे हैं सबको ये फुली कवरेज अक्रॉस द बोर्ड होगा, ये बिल्कुल। That's very nice. Across the very board. nice, very nice. अच्छा, सालाना इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कितना जो है वो लागत आएगी, कितनी रकम खर्च होगी, और उसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप शेयर कर सकें? हमारे इस जो प्रोग्राम है इस पे इनिशियली हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा, लेकिन इसको हमने मज़ीद रिक्वेस्ट की है अगर हमारे ख़जाने के हालात बेहतर हो जाएं। आपको पता है कि एक गरीब सूबा है हमारा, रिसोर्सेज की हमारे पास हमेशा शॉर्टेज रहती है, फेडरल ट्रांसफ़र्स के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हमने इसमें अब फ्यूचर में टॉप अप्स रखने हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं तो उनको हम बैग्स और बुक्स के लिए भी इंसेंटिवाइज करें, ताकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसा इकोसिस्टम हो जिसमें गरीब और अमीर की तफरीक ख़त्म हो जाए। तो उसमें हम तकरीबन 50 करोड़ रुपए मजीद ऐड करने वाले हैं। ये 1 अरब रुपए हमारे साथ कमिट हो चुके हैं, जिसमें ये फुली वेवर हो जाएगा, और जो 50 करोड़ रुपए बाकी हैं उसमें हम बैग्स और बुक्स और यूनिफॉर्म या कपड़े वपड़े, तो ये सारी चीजें भी उसमें कवर अप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए क्रॉस कर जाएगा हमारी वेवर स्कीम। अच्छा, जिस तरीके से हम सेहत कार्ड की बात करते हैं कामरान साहब, तो उसका भी एक प्रोसीजर है वो हासिल करने का, या ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपके आईडी कार्ड के एवज आपको सेहत कार्ड मिल जाता है, तो क्या ये तालीम कार्ड जो है ये बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे या उनको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसका प्रोसीजर भी बता दें मुझे काइंडली। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी बच्चा या बच्ची या उनके पेरेंट्स अगर एडमिशन सिक्योर कर देते हैं हमारे किसी कॉलेज में, तो उसमें उनके डिटेल्स आ जाएंगे। अगर बच्चा या बच्ची 18 साल से ऊपर है तो उनका अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ खैबर में बन जाएगा, उसमें पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे उनके, जितने उन्होंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन दिए हैं या जो उनको चार्ज होने वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर कोई अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने या हमारी बच्ची ने जो है वो एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने के बाद उनका पूरा डेटा हमारे सिस्टम में आ जाएगा और वो डेटा हम बैंक ऑफ खैबर के थ्रू उनको फिर ट्रांजेक्शन जो है वो करेंगे, बैंक अकाउंट उनका खोलेंगे। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इससे इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि 2,44,000 या 2,50,000 जो बच्चे और बच्चियां फैसिलिटेट होंगी, ये हमारा अगर हम फैमिली वाइज देख लें तो 1.5 मिलियन इनडायरेक्ट इससे बेनिफिशरीज होंगे हमारे। बेनिफिशरीज होंगे। एक साथ कामरान साहब एक बात मुझे जरूर बताइएगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, कुछ मेडिकल के भी हैं और जिसके बारे में कहा जाता है उसका खर्चा ज्यादा होता है, उसकी फीस ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है उस डिग्री का। तो क्या मेडिकल हो या कोई किसी किस्म की डिग्री हो, ये सबके लिए इक्वल है ये कार्ड? हमारे कॉलेजेस में जो है वो तो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और फिर बीएस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कोई भी बच्चा अगर एडमिशन सिक्योर कर लेता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा इसको। इसके अलावा हमारा पूरा एक स्कॉलरशिप का रिजीम हम उसमें लेकर आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, जो हमारा सेकेंड फेज़ है। उसमें हमने मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स, उनको भी हम एक पूरा एक स्कॉलरशिप रिजीम के तहत लेकर आ रहे हैं, जिनका 100% फी वेवर होगा, बल्कि उनको मंथली इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। यानी अगर मेडिकल में किसी को कोई बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर देता है तो उनको 25,000 रुपए मंथली उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो वो भी इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है। इन फर्स्ट फेज जो हमें अप्रूवल मिल चुकी है वो इंटर और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए है और वो 100% वेवर है। अब इसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल स्टडीज में जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अप्लाइड साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए एक अलग से एक पूरा सिस्टम है जिसका भी हमने पूरी वर्किंग की हुई है और वो भी इंशाल्लाह हम इसी साल लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कामरान मगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन हमारे साथ मौजूद है और शेयर कर रहे थे कि इस तरीके से केपी में तालीम कार्ड, एजुकेशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया और कैसे लोग क्वालिफाई करेंगे, किस तरह हमारी जो आने वाली आगे नस्ल है, हमारी यूथ है, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। सफ़े के बाद शाज़िया बरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज़ ज़रूर रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट का मैच कल हमने देखा, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच, और कहीं पे जाके हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान हार गया है, क्योंकि जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया था वो लग रहा था कि बड़ा इजी होगा अचीव करना और उसको पूरा करना इंग्लैंड के लिए। लेकिन खैर, शान मसूद की जो थ्रो थी उसने मैच बदला, लेकिन बीच में मैच इन्होंने भी बदला, जिनका हम जिक्र करेंगे आगे चल के। कौन कौन वो प्लेयर्स थे जिन्होंने मैच को बदलने की कोशिश की? माया, यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि मैच सही है, पाकिस्तान क्योंकि मैच कभी कभी लगने लगता है कि बस गया, अब हाथ से गया। क्या ये मशहूर होने लगे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स कि एकदम से मैच को हाथ से निकलने देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं अपने हाथ में, गेम अपने हाथ में हो जाता है। तो जी, अगर हम बात करें खासतौर पर 7 मैचेस की सीरीज, 2-2 तक सीरीज बराबर है। मोहम्मद रिजवान ने 88, बाबर आजम ने 36, शान मसूद ने 21, आसिफ अली ने 13 रन बनाए। मेहमान इंग्लिश टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ साथ मोइन अली 29 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन ने 2 खिलाड़ी आउट किए। इसी पर हमें बात करनी है क्रिकेट पर, तो हम अपने जो बिल्कुल चलते हैं। हमारे क्रिकेट एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब, गुड मॉर्निंग एंड मुबारक हो, एक और मैच हम जीत गए। हाँ, मुबारक हो। तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है ऐसे मैचेस की, इज दैट द गेम विंस, बिकॉज इट्स नॉट थ्रिलिंग मैच, स्पेशली सीसॉ होता रहा और बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून जिसके लिए कहते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान फॉट वेल। The most important thing is they didn't give up even after that 20+ runs over जो कि डॉसन ने मारा। तो आई थिंक जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी, that one in the end, I think they kept positive, they knew। हालांकि 5 रन बनाना 10 गेंदों में और 3 विकेटें हाथ में हो, आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग अनबिलीवेबल। और साहब, ये तो पाकिस्तानी टीम का एक जो है ना वो आदत रही है कि जब स्टेडियम से लोग उठ के जा रहे होते हैं ये सोच के कि अब पाकिस्तान हार जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान कुछ ऐसा कर देता है कि मैच ही पलट जाता है और पाकिस्तान मैच जीत जाता है। तो कल के मैच में वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने मैच को वाकई बदल दिया? भाई देखिए, पहली बात है आई थिंक इट वाज डॉसन, क्योंकि तक मोइन अली भी खेल रहे थे। वो 50-50 रहा मैच, और जब वो आउट हुए तो बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में चला गया। तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की इनिंग्स में आप आसिफ अली को कह सकते हैं, जिसके वो तो एक छक्का भी वो कम मारते तो इंग्लैंड ने जीत गया था मैच। बिल्कुल ऐसा ही। तो आसिफ अली वाज वन ऑफ दोज, उनके जो 2 छक्के उनमें से कम एक तो काम आया। दूसरा डॉसन, क्योंकि जिस वक्त इंग्लैंड 3 ओवर में कोई 33-34 रन चाहिए थे, उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था, बिकॉज ये जो बल्लेबाज हैं इनका इतना तजुर्बा नहीं है T20 में मारने मोड़ने का, लोअर ऑर्डर जो है इंग्लैंड का। बट यू नो द वे डॉसन प्लेड, व्हाट वाज ब्रिलियंट अबाउट डॉसन कि उसने टुल्ले नहीं मारे, ही प्लेड प्रॉपर क्रिकेट शॉट इन द गैप, और उसके बावजूद उसने फील्डर को देख के सर के ऊपर तो डॉसन एंड देन ऑब्वियसली हारिस रऊफ। एग्जैक्टली, मैं हारिस रऊफ की तरफ आ रहा था सर। जिस तरीके से उन्होंने जितने प्रेशर में 19वें ओवर में विकेट ली है, ये किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे विकेट लेना। हारिस रऊफ को आप कितना क्रेडिट देंगे? बहुत क्रेडिट देंगे, बिकॉज देखें अब ये अब जब मैं रेडियो कमेंट्री कर रहा था उस पर भी ये बार जिक्र आ रहा था कि हारिस रऊफ द अनसंग हीरो, बिकॉज डेथ ओवर्स में करते हैं। अगर उनकी 10 रन पर ओवर की आई थिंक T20 इंटरनेशनल में रन रेट है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उनका लास्ट 2 ओवर्स उनके हमेशा डेथ ओवर्स में आते हैं। और नॉर्मली जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, अगर वो डिफेंड कर रहे होते हैं एक टारगेट, तो वो नॉर्मली इतना बड़ा टारगेट नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल व्हाट इज डन। ही इज अ विकेट टेकर एंड यू नो ही गेट्स पाकिस्तान आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ टाइम। राइट। अच्छा सोहेब सर, खुशदिल शाह के बारे में आपको क्या लगता है कि वो वर्ल्ड कप से पहले किसी न किसी बहाने से उनकी जो है वो छुट्टी हो जाएगी? विल ही बी देयर और यू डोंट सी हिम? बहुत क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है खुशदिल शाह साहब की, पूरे 2 रन बनाए सोहेब अलवी साहब उन्होंने। देखिए, खुशदिल का बेसिकली जो मसला रहा है, उसको आपने हमेशा फिनिशर का लेबल दे के उसके दिमाग से निकाल ही दिया है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकता है। उसका काम ऐसा लगता है कि बस 6 मार के जितवाना है, जैसे आसिफ अली का है। अच्छा, आसिफ अली मसला है ना कि वो भी नहीं मार पा रहे सोहेब अलवी साहब। आई नो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, देखें आप मेजॉरिटी इनिंग्स देखिए उसकी। मैं ज्यादा फेवर में नहीं हूँ खुशदिल की। स्ट्राइक रेट भी कोई 116 है, कोई खास नहीं है पूरी T20 लास्ट 10 इनिंग्स अगर देखी जाए। लेकिन देखिए, मसला सारा ये आता है कि आप उसको बेचते हैं 16वें 17वें ओवर के बाद, और उसके ऊपर प्रेशर ये होता है कि वो पहली गेंद से मारे। हर एक आसिफ अली की तरह पहली गेंद पे नहीं मार सकता। दूसरा ये है कि उसका आपने जब भी 4 नंबर पे भेजा है, 4 दफा भेजा है उसको उसके करियर में,
उसकी स्ट्राइक रेट कोई 160 है, 170 है। ही परफॉर्म्स द बेस्ट व्हेन ही गोज अप द ऑर्डर एंड हैज टाइम टू प्ले इन। हर बैट्समैन का एक नेचर होता है, हर बल्लेबाज जो है पहली गेंद से नहीं मार सकता। आप रिजवान को भेजें 16वें ओवर पे और देखिए, आप बाबर आजम को भेजें 16वें ओवर पे और देखिए उनका भी यही हाल होगा। तो बात यह है कि हमने किसी को कैटेगराइज करके उसको बिल्कुल लोअर ऑर्डर में भेज दिया है। यस, ही इज नॉट दैट आउटस्टैंडिंग, मैं फिर कहूंगा, लेकिन ये उसके साथ कुछ ज्यादा भी ज्यादती हो रही है। उसको हमेशा लोअर डाउन दी ऑर्डर भेजा जाता है कि वो जब बल्लेबाजी करने आता है तो आपके 3-4 ओवर रह गए होते हैं, तो उसको मानना मूनना पड़ता है। और वो अगर 1-2 बॉलें लेता है, और देखिए आउट तो इंसान पहली गेंद पे भी हो जाता है। बड़े बड़े बल्लेबाज, बाबर आजम पहली गेंद से आउट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो बेसिकली ये है कि अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें, वो हमेशा लास्ट 4-5 ओवर्स में आया है और हमेशा स्ट्राइक रेट ज्यादा रही है। अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो टारगेट सेट करना है, उसके वो प्रेशर होता है कि चौके छक्के मारो, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। जब वो अपने आप को सेटल इन करता है और अगर आउट हो जाता है चौके छक्के मारते हुए, यानी कि आपके ख्याल में उनको 4 डाउन पे लाना इस वक्त जरूरी है। और 4 डाउन देखिए, मैं से आपसे कहता हूँ, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया, हर मैच में 3 चेंजेस कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करने आए। आपके पास ये 7 मैचेस पड़े थे, आप 1 by 1 सबको नंबर 4 पे भेजें, 1 by 1 सबको नंबर 3 पे भेजें और देखें कौन कितने में है। जब अच्छे वक्त पे उसको भेजा जाता है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। आपने तो हर मैच जीत के लिए लगाया हुआ है, आपने हर मैच ये देखना है कि कहीं बाबर और रिजवान की ओपनिंग मार्क पे क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। तो वो 12 ओवर खेलेंगे, 14 ओवर खेलेंगे। आप दे ही रहे हैं अपने सारे बल्लेबाजों को 5-6 ओवर, कलेक्टिवली मिला के 5 ओवर मिल रहे हैं सबको। किसी को 4 गेंदें मिल रही हैं, किसी को 3 गेंदें। आप भी एक्सपेरिमेंट करें ना। आप खुशबुल शाह को 2 मैचेस में भेजें नंबर 3 पे, फिर अगर वो नहीं स्कोर करे, आप कहें यार ठीक है, यू नॉट गुड इनफ। आप आसिफ अली को कभी ओपन करके भेजें कि वो पावर प्ले में छक्के कितने मारता है, कुछ तो करें। आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तो सोएब सर, आपको क्या लगता है लाहौर में जाके कुछ डिफरेंस होगा या यही एक्सपेक्टेशन है इस तरीके से आप अभी बता रहे हैं? क्योंकि देखें, ये लोग सीरीज जीतने के चक्कर में, ये अपना स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आए। और करेंगे तो 3 मैचेस में एक प्लेयर पे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कोई इंजर्ड हो जाएगा तो उसको बिठा देंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। ये अपने रूटीन में जाएंगे और ये कहेंगे कि जी हमें अपनी कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1 या 2 प्लेयर, तो अगर बहुत अच्छे फेवरेट हैं तो उनको 8 मैचेस किए जाते हैं, नहीं फेवरेट है तो वो इंजर्ड करके बाहर बिठा दिया जाता है। वाओ, थैंक यू सो मच। सोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ, उन्होंने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मैच के ऊपर बात की। सोएब सर, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपसे दोबारा टाइम लेंगे प्रोग्राम में। आगे अगले सेगमेंट का टाइम बात आ गई है, बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। बहुत ज्यादा अफसोसनाक हालात हैं और मुश्किलात के साथ जो इस तरह कौमी खेल की जो मुश्किलात का शिकार है, और यही वजह है कि हॉकी के प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ रहे हैं, माशी मसाइल का शिकार भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौमी हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों ने इस्तीफा भी दे दिया। अफसोसनाक बात बहुत है। अफसोसनाक और ये हमेशा से, ये कोई आज की शिकायत नहीं है, ये खिलाड़ी कई अरसे से शिकायत कर रहे हैं। फेडरेशन के हवाले से भी बात करते हैं कि हमें प्रॉपर मौके फराम किए जाएं, हमें जो खैर उनके प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जिसमें हम बात करेंगे। इमाद शकील भट्ट और मुबशर अली हैं जो कि हॉकी फेडरेशन को अपने इस्तीफे भिजवा चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा इमाद शकील भट्ट ने कि फैमिली की सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है, जिसके बायस मुस्ताफी हो रहा हूं। मैं बेहतरी चाहता हूं, अब अपने अहले खाना के लिए मौके तलाश करूंगा। वो 10 साल तक कौमी टीम का हिस्सा रहे हैं, 10 साल तक। इसके दौरान 145 मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी की, जो एजाज की बात है। ये क्या हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे कौमी खेल के साथ? दूरी हो रही है, नए नस्ल नहीं आ रही हॉकी की तरफ। इसकी वजह यही है कि बिकॉज वो सीनियर्स को देखते हैं, उनको पता चलता है कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो परफॉर्म भी बेहतरीन करेंगे, वो मेडल्स भी लेकर आएंगे, वो जीतेंगे भी हर जगह जाकर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले उनको फैसिलिटेट करना है, आपको उनको फंड्स प्रोवाइड करने हैं, उनको हर तरीके से मुतमईन रखना है, उसके बाद वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि उनको कोई टेंशन ना हो। इसी पर बात करने के साबिक हॉकी ओलंपियन शहबाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, इस वक्त जो कंडीशंस देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अफसोसनाक हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी कौम को खासतौर पर इस पर एक इनिशिएटिव ये भी लेना चाहिए कि थोड़ी सी इसकी हाइप भी बनाएं, थोड़ी इस पर बात भी करें कि हॉकी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरीके से प्लेयर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका?
देखिए बात ये है, पिछले 20-25 साल से जो मैं देख रहा हूँ, किसी भी हुकूमत ने हॉकी को सपोर्ट नहीं किया, पैटर्नेज नहीं किया। गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखें सूबे जो हैं उनकी भी मुकम्मल सपोर्ट नहीं है। हाँ, सिंध मैं कह सकता हूँ कि मुराद अली शाह जो है उन्होंने हॉकी के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जो मौजूदा स्नैरियो पैदा हुआ है उसमें जो करंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, मैं समझता हूँ वो जिम्मेदार है, क्योंकि 7 साल से ये लोग हॉकी के ऊपर हैं और 7 साल हो गए हैं बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी की। अभी आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स पे पाकिस्तान की जो टीम गई थी, लड़कों को डेली अलाउंसेस नहीं दिए गए। जो प्रेसिडेंट साहब थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स देखने गए हैं तो उन्होंने अपने ऊपर 3 मिलियन खर्च किए हैं। तो ये बड़ा प्लेयर्स के लिए डिस्करेजिंग है। उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो मतलब उनको कहूंगा कि उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को देखा जाए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौमी खेल को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि वाली बात है ना शहबाज भाई, जब एक हमारी हॉकी का, हमारे प्लेयर्स का एक नाम था, पूरी दुनिया में जाना जाता था हमारे प्लेयर्स को, हम लोग देखते थे, हम शौक से क्रिकेट हॉकी देखते थे। लेकिन अब आज जिस तरीके से जिस मकाम पे पहुंच चुका है उस पे अब आप लोगों की जो इस्तीफे आ रहे हैं इस तरह प्लेयर्स के, आपको लगता है कि ये इस्तीफे वापस लिए जाएंगे किस तरह? क्योंकि वो तो बड़े डिसहार्टेंड हो चुके हैं हमारे प्लेयर्स। जी देखें, पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स इस्तीफे वापस भी ले लेंगे, उनको अलाउंसेस भी हम देंगे, लुक आफ्टर भी करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी है इंटरनेशनली कि हमारे हीरोज जो हैं उनको कितना लुक आफ्टर किया जा रहा है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है हीरोज की वजह से पहचाना जाता है, हॉकी की वजह से पहचाना जाता है। हम हॉकी में ही वर्ल्ड चैंपियन, हॉकी में ही ओलंपिक चैंपियन है। हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करने की जरूरत है। जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि जब तक हम इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे ये कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सही बात। और सर शहबाज साहब, जिस तरीके से आप खुद भी फरमा रहे हैं और ऐसा ही है कि तारीख में हमने देखा है कि पाकिस्तान की हॉकी का एक मकाम था और हम चैंपियंस रहे हैं जिस तरीके से माजी में देखते रहे हैं। लेकिन ये अचानक तो खैर नहीं, ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से जिस तरीके से हमने बिल्कुल इसको लावारिस छोड़ दिया, उसके बाद प्लेयर्स का भी बुरा हाल हो गया। फेडरेशन क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रही? बहाना ये बनाया जाता है अक्सर कि जी उनको उस तरह से स्पॉन्सर्स नहीं मिल पा रहे। लेकिन फेडरेशन की तो ये ड्यूटी है कि उनको सपोर्ट करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो प्लेयर्स का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो वैसे जितनी महंगाई है तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो। देखिए बात यह है, सबसे पहले तो कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करने का हुकूमत की तरफ से। आज तक कोई लाहे अमल नहीं बनाया गया। दूसरी जो खुसूसी वजह नजर आ रही है मुझे पिछले 5-6 साल से, ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। पिछली हुकूमत ने भी इनको 2 रुपए नहीं दिए हॉकी पे खर्च करने के लिए। मौजूदा हुकूमत भी इन पे ट्रस्ट नहीं करती और इनको पैसे नहीं देना चाहती, क्योंकि ये अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्लेयर्स को या पाकिस्तान हॉकी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के लिए इनके अंदर कोई भी वो नेशनलिज्म, इस तरह की सोच बिल्कुल देखने में नहीं आई। अल्लाह आसानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से क्रिकेट को पसंद किया जाता है, हम तो आप लोगों को, हम तो फैन हैं आप लोगों के शहबाज भाई, बिकॉज हमने तो वो वक्त देखा है जब हमारे प्लेयर्स का नाम होता था, हम तो मतलब दीवानावार हम देखते थे। घरों में हॉकी की बात होती थी मुझे याद है। और लेकिन आज जिस तरीके से सिचुएशन आ गई है, क्रिकेट के ऊपर ज्यादा जोर है, तो क्या दूसरे और स्पोर्ट्स को छोड़ देना चाहिए, उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी कौमें जो हैं उनकी दुनिया में इज्जत नहीं होती जहां स्पोर्ट्स ना हो। अभी आप देखें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में, नू बट की देखें, कितनी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और पाकिस्तान के लिए लॉरल्स लाए और पाकिस्तान की इज्जत बनी है। अभी मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गया हुआ था। मैं जब पब्लिक में बैठा हुआ था तो लोग चाह रहे थे कि शहबाज सीनियर जाए और पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से खेले। तो मैंने उनको बताया कि मेरी अब वो एज नहीं है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूं। आप देखें
अभी भी लोग इतना प्यार करते हैं हॉकी से। सिर्फ इसको पैटर्नेज की जरूरत है और हॉकी फेडरेशन में अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है, जो लोग पाकिस्तान से प्यार करें, कौमी खेल से प्यार करें। और मैं इसमें यही कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, IPC मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फौरी तौर पर अपने किरदार को मजीद फाल करें ताकि पाकिस्तान हॉकी जो है उसको दोबारा जिंदा किया जाए पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। साबिक हॉकी ओलंपियन शहबाज सीनियर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने जो बात की। अल्लाह करे आपकी इस बात को आज कोई सुन ले और हमारी हॉकी जो है दोबारा से रिवाइव हो जाए। इस वक्त के बाद हम आपके साथ रहेंगे। शाहजेब उमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। तो हम प्रोग्राम में बिजी हैं, लेकिन आज माया डॉल से खेलने में बिजी है। आपने तो कहा था मैं डॉल से नहीं खेलती। नहीं, मैंने कभी जिंदगी में डॉल से नहीं खेला। मेरी अम्मा और बहन बहुत लेकर आए थे मैं डॉल से कभी नहीं खेला, लेकिन डॉल्स पसंद बहुत है मुझे। और वो प्यारी प्यारी बच्चियां डॉल से खेलती हैं तो गुड्डे गुड्डे की शादी भी होती है, उनकी तैयारी भी होती है, उनके बाल भी होते हैं, उनके ड्रेसेस जो हमें नजर आ रहे हैं कोई डिजाइनर ड्रेसेस लग रहे हैं। यस, ये आपको पता नहीं है किसकी है जनाब। बहुत आपने बच्चे देखे होंगे, छोटी छोटी बच्चियां जो है गुड़ियों से खेलती होंगी, लेकिन आपने बहुत कम या शायद कभी देखा ही नहीं होगा किसी ऐसी बच्ची को जो गुड़ियों के कपड़े डिजाइन करती हैं, सीती हैं और बकायदा अब तो डिस्प्ले भी कर रही हैं। आपको पता है? अच्छा, यानी कि ये सारे कपड़े उन्होंने डिजाइन किए हैं, खुद बनाए भी हैं। जनाब, इनका इन डिजाइनर से आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रही? बिल्कुल आपको मुलाकात करवाते हैं वक्त जाए किए बगैर। हमारे साथ हैं महरीन और उनकी वालदा। कैसे हो? ये सारे कपड़े आपने डिजाइन किए हैं जी, और सीए भी खुद ही हैं जी। तो जरा बताएं हमें कि ये जो आपने प्लान बनाया, गुड़िया से पहले आप खेलती भी थी, उसके बाद आपने सोचा कि मैं अब इनके कपड़े भी डिजाइन करूं? गुड़ियों से तो मैं खेलती थी, लेकिन उनके जो ड्रेसेस आते थे वो एक ही स्टाइल के होते थे और वो पहनाने में फट जाया करते थे। तो मैं चाहती थी कि डॉल को डिफरेंट कपड़े भी मिले और वो फटे ना, तो इसलिए मैंने खुद ही अपने लिए ड्रेसेस बनाने अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कपड़े सबके जैसे लग रहे होते थे, वही फ्रिल, वही नेट, वही फ्रिल्स, वही नेट। फैब्रिक भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, कलर भी कोई एक्चुअली लिमिटेड भी होते हैं, लिमिटेड भी। और वो मेहरीन के अकॉर्डिंगली कि वो अप टू द मार्क भी नहीं होते थे ना। तो पहली दफा कब ख्याल आया गुड़िया आपको? जब मुझे अपने आप को भी स्टाइल करने का बचपन से बहुत शौक था। है तो आप गुड़िया है ना, जाहिर है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पहले मैंने बलून्स एंड सॉक से शुरू किया था। और मुझे 8 साल की थी, मुझे तब से ही शौक था कि मैं डॉल के ड्रेसेस बनाऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, ना ही मेरी अम्मी को आती थी, तो वो मुझे खुद ही करना पड़ता था। नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत प्राउडली इस चीज को लेती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पहले फिर आपने सीखी फिर सिखाई? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे शौक भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये मुझसे कहती थी कि आप मुझे गुड़िया के कपड़े सी दें, तो मैं ज़ाहिर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मुझे तो एक चीज आती नहीं है, तो मुझे बार बार मुझे बोलती हो कि सी के दें। तो मैंने एक आधा दफा इसको डांट के कहा कि अपने काम खुद किया करो, हर वक्त नहीं अम्मा को कहते कि सिलाई करनी। तो उसने बेचारी ने, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली एग्जैक्टली। और शुरू में ये ग्लू और जो है रिबन्स का यूज करती थी, बांध दिया करती थी, जैसे साड़ी बांध लेते हैं इस तरह। तो मैं बीइंग अ मदर मुझे अच्छा लगता था कि ये एटलीस्ट इन्वॉल्व रहती है गैजेट से या टीवी से, उनसे दूर भी रहती है और स्कूल के साथ साथ ही अपनी इन एक्टिविटीज में लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने थोड़ा मुझसे छुप कर सुई धागे का इस्तेमाल किया, क्योंकि घर में तो होता ही, आपको पता है कि होती है। तो और वो पकड़ा ऐसे गया कि मेहरीन सिलाई करने के बाद सुई बेड पे ऐसे रख दिया करती थी। तो एक दिन जब मैं सही कर रही थी तो एक्चुअली मेरे हाथ लगी, तो फिर मैंने कहा कि छुपके करती है, तो मैंने इसको अलाउ किया था, लेकिन अपनी सुपरविजन में। घर वालों को नहीं पता था कि ये जी, ना इसके दादा को पता था, और मतलब ज्यादातर लोगों को घर में नहीं पता था, क्योंकि फिर आपको पता है बच्चों को वो एक टोक टाक वाला होता है कि चुप जाएगी या लग जाएगी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इस हद तक शौकीन है। जी। अभी क्या एज है मेरी ना आपकी? मैं 13 ईयर्स की हूँ। 13 ईयर्स की हुई। तो ये जो सारे डिजाइन हैं, ये आप क्या खुद बनाती हैं डिजाइन, या पहले प्रिपेयर करती हैं कहीं से? कुछ लोगों को फॉलो भी करती हैं, कैसे फैसला करती हैं कि मैंने क्या डिजाइन बनाने हैं?
मैं YouTube और Pinterest की हेल्प लेती हूँ, बट ज़्यादातर डिजाइन मेरे अपने होते हैं। मैं खुद ही अपनी क्रिएटिविटी डालती हूँ उसमें। अच्छा, तो क्या देख रही हूँ प्लीज हैं शाज़िब भी मैं देख रही हूँ, ये डिटेलिंग है पूरी, ये जीन्स और इसके साइड पर जो है ये पूरा ये मैडम मेहरीन ने पूरा डिजाइन किया हुआ है। ये टॉप भी आप ही ने स्टिच किया? सच में? जी मान लूं? बिल्कुल बिल्कुल पक्का मान लूं? ओह माय गॉड। तो ज्यादा आप वेस्टर्न जो ड्रेसेस है वो बनाती हैं, ईस्टर्न भी बनाती हैं? दोनों बनाती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं ईस्टर्न बनाती हूँ। ज्यादातर ईस्टर्न बनाती आप डिटेलिंग देख रहे हैं इस वक्त? आप इस डॉल पे डिटेलिंग देखें, आप जिस तरीके से तो मुझे किसी अवार्ड शो के ड्रेसेस लग रहे हैं। सीरियसली, मतलब मुझे तो लग रहा है वाकई हम किसी अवार्ड शो के कोई रेड कार्पेट ड्रेस है। आप ये देखें और इसके बाद ये मेरे पास मैंने छुपा के रख लिया। मैंने कहा मेरी मुझे ऐसा बना दो प्लीज। आप भी 14 अगस्त से पहन सकती हैं। हाँ, मैं ये नहीं पहन सकती ये तो इसका मसला हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप, इसके ऊपर आप ये देखें जो ये प्लेटें लगी हुई है ना, बहुत डिटेलिंग ये डिटेलिंग देखें आप इसकी। एक और ड्रेस भी वो भी दिखा रही हूँ, व्हाइट। ओफो, ये तो बिल्कुल ब्राइडल ड्रेस है भाई। मेरीन की सबसे अच्छी बात मुझे उसके अंदर एक टैलेंट ये लगता है कि वो किसी भी डिजाइन को देखे जो नॉर्मली मुझे नहीं आएगा समझ, आपको नहीं आएगा ये कैसे बनेगा, लेकिन ये बहुत एफर्टलेसली कहती है कि मैं कर लूंगी, मुझे आता है, मैं बना लूंगी, और बाकी में ये कर लेती है। तो मेरीन, कोई आगे आपके प्लान्स हैं कि अब ये डॉल ड्रेसेस को आपने जो है वो लोगों के ड्रेसेस में तब्दील करना है? कुछ ऐसे प्लान्स में अपना ब्रांड खोलना है, आगे डिजाइनिंग करनी है, इसको परस्यू करना है? बिल्कुल, मेरा यही प्लान है कि मैं आगे फैशन डिजाइनिंग पढूं और बड़े लोग, मतलब बड़े कारपेट, रेड कारपेट्स लोग बनाऊं हर किसी के लिए। मतलब अभी तो मैं डॉल के लिए बनाती हूँ, अब मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं बड़े लोगों के लिए बनाऊं, रियल लाइफ डॉल्स के लिए बनाएं। तो अभी मामा बाबा के लिए भी कपड़े डिजाइन करती है? नहीं, कोई भी नहीं। हमें नुस्खे मिलते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए बनाओ कभी आगे जाके, हैं? सच में? कैसे अब होता है पढ़ाई में? माशाल्लाह इसका कैसा है पढ़ाई में? माशाल्लाह से मेहरीन बहुत अच्छी है। वो पढ़ाई को भी टाइम देती है। अभी मेहरीन 9th में है, अपना प्री ओ लेवल स्टेट में है, ओ लेवल्स इंशाल्लाह करवाने का इरादा है मेरा जी। तो और मेहरीन फ्रेंच भी सीख रही है, बिकॉज इसका बहुत ड्रीम है कि मैं फ्रांस जाके, पेरिस जाके फैशन डिजाइनिंग करूँ। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है मेहरीन की, और बीइंग पेरेंट्स में मेरे हस्बैंड हम बहुत सपोर्ट करते हैं मेहरीन को उसकी इन चीजों को लेके। हमारे यहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल भी है। जी जी, थोड़ी बहुत बोल लेती है। ये ना हर जगह टेस्ट लेना शुरू कर देती है, बड़ा मसला है। इसलिए मुझे फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने डिग्री की है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे साथ कोई हो, मैं किसी के साथ बोल सकूं, क्योंकि आपको पता है अब तक लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो इंसान नहीं पढ़ सकता। लेकिन जिस तरीके से इसकी प्रैक्टिस है, ये अगर प्रैक्टिस जारी रहेगी तो मेरा ख्याल है जब फैशन डिजाइनिंग पढ़ने भी जाएगी ना शाज़िब, तो ये अपने जहन में इसका मेरा ख्याल है जहनी तौर पे तो ग्रेजुएटेड होगी जिस तरीके से इसकी जो प्रैक्टिस है। फ्रेंड्स वगैरह साथ होती हैं गुड़िया वगैरह के कामों में और तैयारी में? कोई दोस्त या वो अपने कपड़े तो नहीं लेके आ जाती हैं कि हमारे कपड़े जरा सेट करके दो यार, कुछ डिजाइन करके दो हमें साथ में? नहीं, दोस्त वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं। जाहिर है मेरीन का एक अब इतना नाम हो गया है, बहुत सारे लोग इसको हम तो कहीं जाते हैं तो ऐसे कितने लोग पहचान जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है, वो एक फीलिंग की कोई पहचानता है, राह चलते कोई देखता है कि अरे ये वही बच्ची है जो डॉल के ड्रेसेस बनाती है, तो दोस्त वगैरह। अच्छा, ये अभी आपका पैशन है, आपका शौक है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और बच्ची ये चाहती है कि वो आपके ड्रेसेस खरीदे तो वो खरीद भी सकती है। तो क्या इनके कोई प्राइस टैग्स हैं, प्रॉपर आपने प्राइस लिस्ट बनाई हुई है कि ये ड्रेस इतने में आप परचेज कर सकते हैं? मेरा ड्रेस 500 रुपीज का होता है एक, एंड वो डिजाइन पे मैटर डिपेंड करता है। ये कितने का ये मरून वाला जो? 500। और डिस्काउंट कितना है हमारे लिए? डिस्काउंट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है हमारे लिए। की जैकेट साथ बहुत मैच कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ। नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि मेहरीन का इंस्टाग्राम और फेसबुक मैं ही हैंडल करती हूँ, वो पेजेस वगैरह मेहरीन को अलाउ नहीं है सोशल मीडिया यूज करना ज्यादा, तो वो मैं ही करती हूँ। तो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई डिस्काउंट, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बहुत मेहनत करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसको देखती हूँ छोटी छोटी सिलाई करते हुए और कट्स जो है, तो बस वो फिर हम डिस्काउंट ऑफर नहीं करते। बिल्कुल वो मेहनत करती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अपनी जो लाइन है आपकी जानी, उसका आपका कोई नाम रखा है? कोई आपने कोई अपनी जितनी भी क्लोथिंग लाइन है उसको कोई आपने नाम रखा है? मेरा जो ब्रांड है अभी, इसका नाम है माय मिनी स्टिच। माय मिनी स्टिच, ओके। तो माय मिनी स्टिच के नाम से ही आपका इंस्टा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो पूरी दुनिया में अगर कहीं भी देख रहे हैं तो आप उनको भी भेज सकते हैं, कोई ओवरसीज भी भेज सकते हैं? बिल्कुल, हमने भेजे हैं। मेहरीन का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इंडिया भी गया है हमारा, कनाडा, अमेरिका,
लाहौर, पेशावर और पाकिस्तान में तो सब तरफ ही है। ठीक है, अच्छा, और वो तमाम बच्चे जो तक आपको देख रहे हैं और वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? वो किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर है या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, तो उसके मैसेंजर या जो उसके डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू हैं। बिल्कुल सही है। सो प्लीज माय मिनी स्टिच को जाइए और लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, ऑर्डर भी कीजिए और इसको भी सपोर्ट कीजिए और अपनी गुड़ियों को भी सजाइए। और यहाँ पर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मांगा, मेरी बच्ची बड़ी मेहनत करती है। थैंक यू सो मच आप लोग के। थैंक यू वेरी मच। हम छोटा सा कॉल लेते हैं, प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाज़िया बुरमाया कर रहे थे आपका इंतजार सवेरे पाकिस्तान में। और अब एक ऐसा मौजू है जिससे शायद कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले हमने महरीन की वालदा को भी कहते हुए सुना। शाज़िया क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि अभी भी वो सोशल मीडिया हैंडल जो है खुद इस्तेमाल करती हैं, यानी कि महरीन की वालदा, और महरीन जो है वो उनके थ्रू काम करती हैं अपना सारा, क्योंकि वो अपनी डॉल्स के ड्रेसेस बना रही हैं और महरीन को परमिशन नहीं है सोशल मीडिया यूज एग्जैक्टली। और आज हमारा यही टॉपिक है कि राइट एज क्या है बच्चों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की, क्योंकि अक्सर हम घरों में आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो शायद 1 साल के भी नहीं होते और उनके हाथ में टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स होते हैं और वो उस पर गेम्स भी खेल रहे होते हैं, यूज भी कर रहे होते हैं। तो किस एज में बच्चों को मोबाइल हैंड ओवर करना चाहिए? सेकेंडली, उनके यूजेज पे कितनी पाबंदी लगानी है? अगर वो बड़े हो भी गए हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं, तब भी आपको एक लिमिटेड टाइम रखना है उनके लिए। तो इससे मुतालिक माँ बाप का क्या रवैया होना चाहिए? बच्चों को किस तरह हैंडल करना चाहिए कि उनको ये भी ना आए कि हमारे माँ बाप जुल्म कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जब वो बाहर जाते हैं या और बच्चों को देखते हैं तो उनके घर वालों ने, उनके माँ बाप ने उनको मोबाइल फोन दिए जाते हैं। जब बच्चों के अंदर एहसास कमतरी होता है, हमारे माँ बाप हमें नहीं दे रहे, वो उस वक्त उस उम्र में होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि उनकी भलाई किसमें। इसी मजीद हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माए नफ्सिया डॉक्टर किरण जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मौजू कितना मतलब और टू द पॉइंट है नहीं? मतलब आजकल बच्चों के साथ डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चों को किस उम्र में मोबाइल फोन देना चाहिए? बच्चों का मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करना सही है या गलत? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये टॉपिक ऐसा है कि कहना चाहिए हॉट टॉपिक है ना? लेकिन और इस पे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पेरेंट्स और बच्चों को आगाही के बावजूद किस चीज की कमी है? अमल की। यानी अगर आप जितनी दफा जिस तरीके से भी अवेयरनेस लेते हैं, आगाही लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके अमल में नहीं आ रही है तो फायदा नहीं है। ठीक है, सो एक स्टेप हो जाता है अवेयरनेस का, दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि पेरेंट्स को अपने बिहाफ पे करनी चाहिए। जहां तक बात रही एज की, तो देखिए अगर आप एज रिलेटेड बात करते हैं तो कुछ रिसर्चेस हैं जो ये कहती हैं कि असल में तो अर्ली टीन्स में स्टार्ट करना चाहिए सेल फोन्स। आप 13-14 से स्टार्ट करवाएं जब बच्चे को प्यूबर्टी हिट होती है। बट नाउ इट्स टू लेट बिकॉज दिस एरा इज सो टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें तो आप नहीं 12 साल तक रोक सकते हैं। असल में पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं। एक तरफ ये बातें होती हैं कि जितना डिजिटलाइज हो रहा है दुनिया खासतौर पर, ऐसे में आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते। आपको उनको यूज टू करवाना है, उनको सिखाना भी है, तो उनकी एज निकल जाएगी। और दूसरी तरफ आपने इस बात का ख्याल भी रखना है कि वो बच्चे उस चीज में इतने आगे ना निकल जाएं कि वो फिर आपकी पेरेंटिंग पे सवाल उठ जाए। बिल्कुल, यानी कि बाबा कंफ्यूज हैं। हाँ, है ना? देखिए टेक्नोलॉजी हमारी आसानी के लिए हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करना हमारी आसानी है, हम क्या करें उसको मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे कोरोना की वजह से एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे ताकि कोरोना हो ना जाए और जो इसके उसके सिम्टम्स हमसे बच सके, तो घर में उनको आसानी के लिए आईपैड्स या फोन्स दिए गए हैं। लेकिन क्या है, क्लास से हट के भी आप बच्चे फिर उसी में गुम हो गए। अब मेरा गेम टाइम है, क्योंकि मैंने सुबह 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास ली तो मैं 4 घंटे गेम्स खेलूंगा। तो ये मिसयूज हो गया ना। सो टेक्नोलॉजी का यूज और मिसयूज में बहुत फर्क है और यही बात पेरेंट्स को जहन में रखनी है और बच्चों को एजुकेट करना है कि व्हेन इट इज द राइट टाइम टू यूज समथिंग। पता है डॉक्टर साहब, मैं ये समझती हूँ कि अभी जिस तरीके से अब बच्ची हमारे पास आई थी महरीन, उनकी वालदा ने बड़ा हमारे सामने बड़ा ओपन निकाह कि महरीन को सोशल मीडिया पे जाने की इजाजत नहीं है। और बच्ची कोई ऐसा भी नहीं थी, बच्ची अपने शौक भी पूरे कर रही है, बच्ची अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही है, बच्ची अपने सारी हॉबीज भी कर रही है, बच्ची फेमस भी हो रही है और बच्ची खुश भी है।
बच्चों से अगर आज के वक्त में मोबाइल फोन ले लिया जाए तो उनकी नाराजगियां शुरू हो जाती हैं, उनका एहतजाज शुरू हो जाता है, उनको ये उसके अलावा उनको कोई और खुशी नहीं मिल रही होती है। बच्चों की खुशी लिमिटेड क्यों हो गई है मोबाइल फोन की हद तक? देखिए, ये जो आप बता रही है ना, ये तो आफ्टर इफेक्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेज है जब उनसे मोबाइल ले लिया जाता है। हमें उससे पहले देखना है कि लेने से पहले क्या आदत डेवलप हो चुकी है उनके अंदर, अननेसेसरी तौर पे यूज करने की, देने की। हमें ही अपने बिजी स्केड्यूल से बच्चों को टाइम देने का बिल्कुल नहीं है, और हम सेल फोन या आईपैड्स उनको दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी गैजेट्स दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब जब हुआ कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ रही, कंप्लेंट्स आ रही हैं, अब हम लेंगे, तो जाहिर है बच्चा क्रैंकी होगा, इरिटेबल होगा, एंगर शो करेगा। और हम तो टीनेज की बात कर रहे हैं, इवन 1-2 साल के बच्चे घरों में आजकल उनको एडिक्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हम उनको इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो ये करते हैं कि उनको कार्टून लगा दिए, कोई गेम लगा दी, और उस वक्त तक वो अपने जो काम है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे में वो बच्चों पर कितना असरअंदाज होता है मोबाइल फोन? बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। आप सोचें कि अगर मैं सिर्फ एक गैजेट में हूँ, मुझे आसपास का कुछ होश नहीं है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, कुछ फोकस इश्यूज आ जाते हैं। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम नहीं तो लेटर लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज। इंसान जब जानेगा नहीं, हर वक्त इस गैजेट में, टेक्नोलॉजी में मिसयूज करता रहेगा और सोशलाइज नहीं करेगा, सबसे पहले तो पेरेंट्स से, इसके बाद सिबलिंग से, उसके बाद दीगर जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं, तो उसको पता ही नहीं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, एम्पैथी क्या है, केयर कैसे देनी है, किसी को सुनना कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्योंकि उसको तो है अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो बात सुनी अनसुनी करके वापस ज़ॉम्बी से नहीं हो जाते, मैकेनिकल है, चलो बेटा नाउ इट्स दिस टाइम, जो जबरदस्ती के काम है, जो स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, उसको करना है, वापस आके फिर मॉम आई नीड माई सेल फोन, और मॉम आई नीड माई आईपैड या टैबलेट, बस दोबारा को मांगते, चलो बच्चा पढ़ के आ गया है, तो अनकॉन्शियसली है कि यार कॉम्पनसेट कर रही है, कॉम्पनसेशन पेरेंट्स कर रहे हैं। 2 घंटे मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया, 4 घंटे स्कूल पढ़ के आया, तो बेटा अब ले लो, और फिर वो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बच्चा चला जाता है। आपने बड़ा एक अच्छा पहलू आपने शेयर किया और अभी उजागर किया, वो ये कि रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आज का जो वक्त और आगे जो वक्त आने वाला है, हमारी मसरूफियात, हमारे लाइफस्टाइल हमें बहुत कम वक्त देंगे अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कम वक्त होगा उसमें भी आप अपनों से कनेक्ट नहीं, एक रिश्ता होना, एक रिश्ता बनाने में बड़ा मसला हो जाता है। तो कैसे बच्चों को जो है समझाया जाए, और किस तरीके से उनको, जो बड़े हो चुके हैं, सब समझे, इस तरह शाजिब ने कहा 2-3-4 साल के, 5-6 साल के, 8-15 या 12-13 साल तक के जो बच्चे हैं, किस तरीके से उनको डील किया? देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, चेंज कैन हैपन एनी टाइम, देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। तो एज डजंट मैटर, एज इज ओनली द नंबर, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी अगर आप अपने राइट चॉइसेस, राइट रूल्स लेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे, दोनों तरफ से, ना सिर्फ बच्चों के साथ, खुद को भी। अगर आप कह रहे हैं बेटा फोन नहीं यूज करें, तो आप भी उसमें फैमिली टाइम रखिए, अपना फोन भी साइड पर रख दीजिए। आप देख रहे होंगे तो फिर वो भी देखेगा। बहुत कॉमन है ये चीज कि बच्चा, छोटा बच्चा जो बता नहीं सकता, लेकिन वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपको देख सकता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहिबा कि अपनी सुपरविजन में बच्चों को आप गैजेट्स सिखाए भी, क्योंकि गैजेट्स इस्तेमाल करना हमको आने भी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगी कि टेक्नोलॉजी हमारी आसानी के लिए है, टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है, लेकिन उसको मिस यूज की तरफ एक फाइन लाइन है ना, जहां देखें एक्सीड कर रही है वो लाइन के आप यूज से मिस यूज की तरफ जा रहे हैं, बस वहीं पे यू हैव टू कीप एन बाउंड्री, बस नथिंग एल्स। बच्चे को बिल्कुल आप टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली भी करें। मुझे याद है बचपन में ना, हमें सब घर वालों के और फैमिली वालों के नंबर याद होते थे, तो जिसका भी जरूरत होता था तो हमें अम्मी पूछती, हमारे बाबा पूछते थे, भाई उसका क्या नंबर है, फलां का क्या नंबर है। छोटी डायरीज बनाई होती थी, उसमें भी लिखे होते थे। हमने तो जूते के डब्बे का जो गत्ता होता था ना, उस पे लिखते थे, उसके ऊपर टेप लगाते थे ना, उसको पूरा हमें नंबर याद होते थे। लेकिन बच्चों में आजकल वो एक्टिविटी नहीं होती, वो अपने नंबर नहीं याद होते, भूल जाते हैं। अच्छा, नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है? अगर कोई, हम अक्सर देखते हैं पेरेंटल गाइडेंस लिखा होता है किसी वीडियो पर, अगर वो लिखा है उसके बावजूद बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो बगैर पेरेंटल गाइडेंस के, किन किस्म के नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आपने गैजेट देना भी है ना, तो उस हिसाब से आपने कंटेंट चूज करना है, कौन सा कंटेंट आपका बच्चा देख रहा है, उसको आप पहले और भी मेहनत करें, खुद देखें वो कंस्ट्रक्टिव है, बच्चे के लिए मेंटली डिस्ट्रक्टिव हो रहा है या उसकी लाइफ के लिए कंस्ट्रक्टिव है, वो उसको किस तरह से ले रहा है। और फिर उसके बाद उसको बाद में बैठ के एक डीब्रीफ भी एक प्रोसीजर होता है, डीब्रीफ करें, डिस्कस करें, ठीक है? ये भी एक बहुत अच्छी। तो बच्चों में कम्युनिकेशन कितना बड़ा बेनिफिट है, बच्चे को पता चलेगा मैंने क्या देखा, उसकी आगाही आएगी। सेकंड, माँ बाप और बच्चों के दरमियान कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि अब
टेक्नोलॉजी हो गई, इतने मिनट का देखिए, लेट्स डिस्कस नाउ. सो नाउ टुवर्ड्स द रिलेशनशिप एज वेल. राइट, थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर you very साहबा. much. आपने सुना डॉक्टर साहबा की बातें कि बच्चे अपना कनेक्शन बिल्ड करें, फैमिली रिलेशन बिल्ड करें, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की जो एक उनकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए उसमें मोबाइल एक अच्छा किरदार अदा करे, ना कि मनफी. शाज़िया बुरमाया को दीजिए कल तक की इजाजत. इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.